हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इस शो के अंदर खास शख्सियत को आमंत्रित करते हैं और जो शख्सियत आज हमारे साथ फिर से दोबारा मौजूद है, इनका पहला एपिसोड आप देख चुके हैं। बिना टाइम गवाए मैं सीधा इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने खास मेहमान को, श्री त्रिलोक दीप जी। त्रिलोक जी, स्वागत है आपका। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार, खुश रहो। बहुत खुशी हो रही है कि आप फिर से हमारे साथ हैं और एक एपिसोड हमने किया था और बहुत ही क्या कहते हैं कि प्रेशियस अनमोल जानकारियां हमें आपसे मिली। मैं त्रिलोक जी का छोटा सा परिचय दे देता हूं, जो अभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कि पैदाइश तो पाकिस्तान की, यानी कि आजाद हिंदुस्तान से पहले की कहा जाए तो। अ- उसके बाद अब भारत आए, राय जी, अविभाजित अविभाजित भारत। अविभाजित भारत। उसके बाद फिर ये भारत आते हैं, इनकी जिंदगी का कुछ हिस्सा रायपुर में गुजरता है, कुछ उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुजरता है और बाद में ये दिल्ली में आके खास तौर से लोकसभा सचिवालय में काफी लंबा इन्होंने कार्य किया, ऑलमोस्ट एक दशक के बराबर का। बहुत यादें हैं उसकी और कुछ यादों को हमने रिकॉर्ड किया था पहले एपिसोड में। और बाद में इन्होंने अपना जीवन गुजारा दिनमान मैगजीन के अंदर और फिर लास्ट में संडे मेल के संपादक भी रहे। एक लंबा चौड़ा लेखन का अनुभव, लंबा चौड़ा देखा जाए तो पत्रकारिता का अनुभव, और ये वो पत्रकारिता जो निष्पक्ष थी, निडर थी, निर्भीक थी। और उसको लाने वालों में जो ये शख्सियत है त्रिलोक दीप जी, अब तो उन जैसे शख्स भी नहीं मिलते, अब उन जैसे पत्रकार भी नहीं मिलते। हमारा सौभाग्य है कि आज वो फिर से हमारे साथ हैं। हम अपनी यादों को संजोकर आगे चलेंगे और वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था, जहां आपने यादों को रिकलेक्ट किया था और फिर अज्ञे जी से मुलाकात होनी थी, जहां पर शायद साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और साथ में जी आपकी सिस्टर को भी साहित्य अकादमी जी पुरस्कार मिला था। तो वहां से प्रारंभ करते हैं दोबारा से। त्रिलोक जी, जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका। धन्यवाद आपके मधुर प्यारे शब्दों के लिए दिनेश जी। आभार। खुश रहिए। 1964 की बात है। जी सर। दो शख्सियत जिनसे मैं वाकिफ था, कि उन्हें पुरस्कार मिला था। अज्ञे को मिला था आंगन के पार द्वार, जी। और मेरी बहन प्रभजोत जी को मिला था पंजाबी में पब्बी। जी। पब्बी यानी पठार। पब्बी। तो पठार। जी हाँ। तो दोनों के बारे में मैं लिखना चाहता था। तो हमारे एक मित्र थे साहित्य अकादमी में, खेमचंद सुमन। जी। उन्होंने कहा तुम दोनों पे क्यों लिखते हो, तुम सब पे लिखो। तो जी। उन्होंने सब का मैटर दिया और मैंने नवभारत टाइम्स में उस वक़्त आधे पेज से ज़्यादा में सबका लिखा। ओके। तो मेरी बहन को बहुत पसंद था, बोले आओ तुम्हें अज्ञे से मिलाते हैं। जी। तो एक दिन ले गई तो सामने। मैं एक एक मिनट आपको रोकूंगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिन अज्ञे साहब की चर्चा हो रही है, उनका जो पूरा नाम था सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। भारत में हिंदी साहित्य के भीष्म पितामह उन्हें मैं कहूंगा। एक ऐसा नाम, अगर आपको हिंदी साहित्य की जानकारी है या हिंदी भाषा की भी जानकारी है, तो अज्ञे जो है उसके अंदर शायद सबसे ऊंचे आपको मिलेंगे या उस पायदान पे मिलेंगे जहां पर आपको जो बहुत बड़े बड़े जिन्होंने हिंदी के लिए महायज्ञ किया है, ये उस पंक्ति के अंदर आते हैं। सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। जी, आप प्रारंभ कीजिए सर। आप उनको सिर्फ साहित्य तक क्यों रखते हैं, जब मैं उनके बारे में बताऊंगा तो बहुत लोगों के चक्षु खुल जाएंगे कि ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। जी। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि जब मैंने उनको देखा तो मैं देखता रह गया। क्या व्यक्तित्व था। ऊंचे, जी। लंबे, चौड़े, गोरे, पंजाबी थे तो इसलिए वो जी। सब पंजाबी झलकती थी। तो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। और मेरी बहन ने परिचय कर दिया कि ये त्रिलोकदीप हैं, लोकसभा में काम करते हैं, लिखने का शौक रखते हैं। कुछ मेरे पति नरेंद्र पाल सिंह की चीज़ें ट्रांसलेट की हैं, कुछ सरदार जी। हुक्म सिंह की हैं, कुछ ओरिजिनल भी लिखते हैं। और अब ये वहाँ से थोड़े से ऊब रहे हैं और चाहते हैं कि सक्रिय पत्रकारिता में, सक्रिय लेखन में आना। तो उन्होंने हाथ जोड़ कर नमस्कार किया। मैं
चरण स्पर्श करना चाहता था, जिसकी उन्होंने अनुमति नहीं दी। जी तो बोले फिर अच्छा लगा, तो ये चले गए, इतना मुलाकात हुई। उसके बाद वोरा साहब उस वक्त ये होता था कि अगर किसी को साहित्य अकादमी का अवार्ड मिलता है तो जी बहुत चर्चित हो जाता था, बहुत इज्जत दी जाती थी। जी मेरे जैसे मैंने कहा कि हमारे कर्नल नरेंद्र पाल सिंह राष्ट्रपति राधा कृष्णन के सैनिक सचिव थे, तो वो तो बहुत जी व्यस्त रहते थे। तो जी हमारी बहन जी को तरह तरह के कॉलेजेस में बुलाया गया इज्जत के लिए। तो मैं जी तो लोकसभा से पैदल उनके घर जाता, फिर वहां से लेके उनके साथ जाता। जिस जिस कॉलेज में भी गया हूँ, क्या जी इज्जत मिली उनको, क्या उनको सराहा गया कि बहुत से लोगों ने उनकी पोइट्री भी रिसाइट की और अच्छा लगा। सिर्फ पंजाबी के कॉलेज में नहीं, हिंदी के कॉलेज वाले में भी, और सिर्फ वहीं नहीं, हिंदी भवन में भी उनको सम्मानित किया गया, ये कह के कि हमें खुशी है कि अभिषेक के साथ साथ आपको भी और आप अच्छा लगा है। तो जिन हिंदी साहित्य उस वक्त लोग मौजूद थे, उसका इस्तकबाल करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनमें से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ओ यशपाल जैन, जैनेन्द्र जी, बांके बिहारी भटनागर और कमला रत्नम, बहुत से लोग थे जो उनका स्वागत है। पंजाबी की पोइट्स का हिंदी जगत में इतना स्वागत मैंने पहली बार देखा था, और मुझे जी बहुत खुश है, मैं गर्व महसूस कर रहा था कि मेरी बहन को इतना स्वागत किया जा रहा है। इसके और आगे प्रसंग आते रहेंगे। अब मैं वापस आपको लाता हूँ लोकसभा लोकसभा की के तरफ। बारे में। जी जी मैं शुरुआत जैसे मैंने शायद पिछली बार कहा था या नहीं कहा होगा कि रावलपिंडी में अप्रैल या मई में महात्मा गांधी आए थे हम लोगों के जख्म जो थे उसको सहलाने के लिए। तो मैंने उनके दूर से दर्शन किए थे। तो मैंने कहा कि चलिए गांधी जी के साथ में खान अब्दुल गफ्फार खां भी थे, वो अपने कद की वजह से पहचाने जाते थे। तो गांधी जी से तो सब दूर दूर से बात हुई। खान गफ्फार खां जब दिल्ली आए थे तो मैंने 1-1.5 घंटे से उन्हें मुलाकात की, तो वो उनको याद दिलाया। तो उसके ऊपर भी हम बाद में आएंगे, चर्चा जी करेंगे। जी 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 अब जिस और व्यक्ति का नाम है उसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको मैं 1953 या 54 में रायपुर में मिला था, छत्तीसगढ़ कॉलेज में। ये एक सभा को संबोधित कर रहे थे। आपको जान के खुशी होगी, स्वतः स्फूर्त तो भीड़ होती है ना जो अपने आप आती है उन्हें जी देखने के लिए, जी उसमें मैं जी भी था, जी मेरे पिताजी भी जी थे। हम सुनने गए तो बड़ा मजा आया। जी उसके बाद दूसरी बार उन्हें जो देखने का मौका मिला वो 1955 में भिलाई जी में, जब भिलाई स्टील प्लांट का नींव रख रहे थे। तो मैं वहां पर मौजूद था, क्योंकि रायपुर से 20-25 किलोमीटर थी दूर। जी जी तो जी देख, जी तीसरा मौका तब आया 1960 में, जब उस वक्त मैं लोकसभा जा चुका था, उनसे मुलाकात भी हो चुकी थी, उनसे टकरा भी चुका था। तो 60 में इसलिए मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि हम जहाँ रहते थे उसके साथ एक कॉलोनी उन्होंने उद्घाटन किया था। उसका ओरिजिनल नाम था, वो तो ओरिजिनल नाम था रिफ्यूजी कॉलोनी। तो जी जब देखा कि मेरा उनका बड़ा स्वागत हो रहा है, बड़े पंजाबी सरदार आए हुए हैं, तो बहुत खुश हुए कि भावुक, बोलिए ये रिफ्यूजी कहाँ से हो गया आप लोग, आज से इसका नाम पंजाबी बाग है। तो पंजाबी बाग हम्म, का नाम देने वाले पंडित नेहरू थे। जी तो आज अगर पंजाबी बाग नहीं तो रिफ्यूजी कॉलोनी रहती। जी बोले नहीं, आप इंटरप्रेन्योर हैं, आप तो ऐसे कैसे हो सकते हैं, पंजाबी आप रिफ्यूजी कहाँ के रह गए, आपने हिंदुस्तान बनाया है, इस हिंदुस्तान को बनाया, आगे ही बनाएंगे। उस पंडित नेहरू से जब मैं 1956 में लोकसभा में गया, तो मुझे पता चला, या मैंने अपनी आंखों से भी देखा, कि उनका पायलट जो था एक मोटरसाइकिल पर चलता था, कोई कार जी नहीं, कोई कुछ नहीं। उनकी आगे एक मोटरसाइकिल, पीछे एक उनकी कार, उसके पीछे एक और कार, बस। और कहीं जो रुकना होता था, सिर्फ 1 मिनट के लिए ट्रैफिक जाम होता था, कोई ट्रैफिक जाम नहीं। और पंडित नेहरू मुंह नीचे नीचे काम करते रहते थे या कुछ करते थे। तो उनका जो पायलट था वो हम घूमता घामता हमारे सेक्शन में आ गया, पंजाबी था। तो मैंने कहा भाई क्या बात है, बोले यार ये एवं ही करता है पंडित साडा, ऐसे ही चलता है, मस्त रहता है। मैंने कहा मैं गाड़ी क्यों नहीं रखता पायलट, बोले क्या तुम मेरे पेट क्यों लात मार रहे हो, गाड़ी रखे जी हमारा क्या होगा। हम तो बड़ी जी शान से बात करते हैं, हम पंडित नेहरू के पायलट हैं। तो ये जी पंडित नेहरू के बारे में बताता। और मैं जो आपको और जो बताने जा रहा हूँ, जी
उस वक्त लोकसभा जो थी, वोरा साहब, वो देखने और सुनने लायक थी। क्या बात जब पंडित नेहरू 2 बार बोलते थे, मेन मेन, एक तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद का प्रस्ताव पे जवाब देते हुए, और जी दूसरी बार जब विदेश मंत्रालय की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के होती थी, तो उसका जवाब देते हुए। वो जी सारी उम्र तक खुद ही विदेश मंत्री रहे। उनकी एक सिर्फ लक्ष्मी मेनन उनकी उप मंत्री हुआ करते थे, बाद में राज्य मंत्री बना दी। विदेश मंत्री जो हैं, जो बनाया पहला विदेश मंत्री, वो सरदार स्वरण सिंह थे, जिसको लाल बहादुर शास्त्री ने बनाया। तो पंडित नेहरू सारी उम्र विदेश मंत्री भी रहे। तो हम्म, जब इन 2 ओकेजन पे, जो कि बहुत बड़े होते थे, बोलते थे, तो आपको जान के ताज्जुब होगा, जबकि नहीं होना चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस, कि आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और गैलरीज दीर्घा, जो हमारी जो जी 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 विश्व गैलरीज थी, खचाखच भरी, और खासकर डिप्लोमेटिक गैलरी। जी ये आज जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं सर, और ये जो था, ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं था। लोग अटल बिहारी वाजपेयी को भी उसी सम्मान से सुनते थे। वो पंडित जी हिंदी में बोलते थे, इंग्लिश में बोलते थे? अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिलकर, जहाँ जैसे बोलते थे। मेन तो इंग्लिश में बोलते थे, लेकिन हिंदी के बाद में बोल दिया करते थे। क्या खूबसूरत है हिंदी, और उसकी हिंदी और अलग तरह की थी, हिंदुस्तानी थी वो। जी 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 क्या बोलते थे। उसके बाद अगर और पिन ड्रॉप साइलेंस होते थे, और जो 3-4 नाम आपको बता रहा हूँ। एक तो उनके अपने दामाद फिरोज गांधी, जी अपने प्यारे दोस्त नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जी पिन ड्रॉप साइलेंस। प्रोफेसर हिरन मुखर्जी कम्युनिस्ट पार्टी के, इन लोगों को लोग सुनते थे। एक और थे प्रकाश वी शास्त्री। जी 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 क्या क्या सुना जाता था, क्या बोलते थे, और क्या मजा आता था। सुनते थे लोग, उसके बाद फिर रिएक्शन जो करना है, किसको बोलना, बोलते थे। अब मैं फिरोज गांधी की जब मैं बात करता हूँ, तो जैसे मैंने पिछले बार बताया कि मंजुला देवी, रानी मंजुला देवी के साथ बैठा करते थे, कार्नर होता था सेंट्रल हॉल में। तो आपने पूछा नाम कौन है, तो मैं बता दूं, असम की रानी मंजुला देवी थी, वो उनकी जी जी मित्रों में जी से। वो जी अक्सर बैठे करते थे। और दूसरी उनकी, बहुत कम जब बोलते थे, कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे खूब बोलते थे फिरोज गांधी। एक दिन देखा कि उनकी टेबल पे, जहाँ उनके सीट है, खूब किताबों का अंबार लगा है, तो लोग समझ के आज कोई बम फूटने वाला है। तो उठे, खड़े हुए, बोलना शुरू किया। उन्होंने बम सच में फोड़ा। हरिदास मुंडरा के बारे में जो कहा कि LIC जो उनका है, उसमें बड़ा घोटाला हो रहा है। उस घोटाले में उन्होंने खूब तरह से बातें रखी, और उसमें कहा कि इसमें आपका वित्त मंत्री जो है, TT कृष्णाचारी, वो भी इन्वॉल्व है। बड़े लाल सूरख हुए, कुछ नहीं। खूब लोगों को बात, उन्होंने फिर ये तय किया कि हम इसकी जांच करवाएंगे। जी तो एक सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, पूर्व चीफ जस्टिस, जिसका नाम था MC छागला। बड़ा मोहम्मद फेमस नाम, करीम बड़ा बड़ा नाम है। मोहम्मद करीम छागला। मैं मोहम्मद करीम डिटेल चावला। बताता हूँ। अब मैं डिटेल बताऊँ, सुनिए आप भाई साहब, जो बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। उन्होंने शुरू कर दी। वो भी ग्रेट चीज थे। उन्होंने कहा ये सब, वो लाउड स्पीकर से सब सुनेंगे, बाहर इंक्वायरी जो हो रही है। तो 23 दिन तक इंक्वायरी चली। तो TT की आप लोगों ने खूब किया कि किस किस तरीके से हुआ। तो 23 दिन में उन्होंने रिपोर्ट दे दी। तो रिपोर्ट दे दी तो पंडित जी को झुकना पड़ा, TT के से इस्तीफा लेना पड़ा, और ये कहा कि आप ठीक कह रहे थे, मतलब। हाँ, लेकिन TT के उनका प्रिय था पंडित जी का। तो लोगों ने सोचा होगा छागला के जो है पर कतरेंगे ये, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। पंडित जी काबिलियत की तारीफ करते थे, योग्यता की थी, विजनरी थे ना पंडित जी खुद भी। तो उन्होंने कहा जो आदमी इतने बोल्ड डिसीजन ले सकता है, तो इसकी तो सेवाएं लेनी चाहिए। तो पहले उन्होंने अमेरिका में अपना एम्बेसडर नियुक्त किया।
वहाँ 3 साल रहे। उसके बाद उन्होंने यूके में अपना हाई कमिश्नर नियुक्त किया, वहाँ 2 साल रहे। फिर जब उन्होंने देखा कि कनेडी के वक्त तो ये थे, जहाँ ये जो छागला साहब थे गए तो आइजनहावर के वक्त थे, कनेडी के कुछ वक्त भी वहाँ पर थे, तो इन्होंने बहुत अच्छी वहाँ पर डिप्लोमेसी की थी। क्योंकि मैं थोड़ा बताता चलता हूँ, जब मैं 1979 में वहाँ पर गया तो मुझे बताया गया जो छागला साहब यहाँ काम कर गए हैं, बताइए कितने साल पहले की, 20 साल 21 साल पहले की, उसके बाद कोई नहीं कर सका। बोले आज का तो लोग अफसर कुर्सियों में बैठते हैं, वो हर गांव में भेजते थे कि जाओ भारत को नक्शा बताओ, भारत हम हैं क्या, तो भारतीय करते थे। बहरहाल उन्होंने ऐसे ही वहाँ इंग्लैंड में रह किया, तो पंडित जी को पता सब चीज आ जाती थी कि हमारा एम्बेसडर कहाँ क्या काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना शिक्षा मंत्री नियुक्त करता हूँ। उसके बाद शिक्षा मंत्री नियुक्त हुए, और शिक्षा मंत्री जब हुए तो हमारी दोस्ती हुई छागला साहब से। तब मैं लोकसभा में काम करता था, कुछ लोग मुझसे लिखवाते थे कि एक इंटरव्यू मुझे चाहिए, तो मैंने छागला साहब से इंटरव्यू किया। तो छागला साहब से बड़ी खुली बातचीत हुई, तो उनको एक तो इससे बात हुई, बोले भाई हो गया, वो पुरानी बात नहीं, खत्म हुई। मैंने कहा अब बताइए। बोले अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी कभी नजला गिरना होता है, मतलब कहीं कहीं किसी बजट में किसी कमी हो जाती है, तो सबसे पहले नजर शिक्षा विभाग में गिरता है, शिक्षा मंत्रालय पे। अब ये बताओ आप, अगर लोगों को आप शिक्षित नहीं करेंगे तो कैसे तरक्की करेंगे? जी तो शिक्षा विभाग पे नजला क्यों, ये भी छागला ही कह सकता था, और कोई नहीं कह सकता था। नहीं तो पंडित नेहरू जैसे व्यक्तित्व के सामने उसकी उस मंत्रालय के बारे में जो आपको दिया गया सुधारने के लिए, तो बोले मैं सुधारूं क्या इसमें? पंडित नेहरू से कहा मैं इसमें सुधार क्या करूं, जब आप पैसा मेरे ही काटेंगे तो मैं क्या करूं? एक बार मैंने उनसे और पूछी, ये तो उनका उनका मैंने कहा छागला साहब ये बताइए कि आप 10-12 साल बम्बई के चीफ जस्टिस रहे, आपको यहाँ पर 2 बार 2 चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आज आप क्यों नहीं आए? बोले क्यों आऊं भाई, मैं वहां बादशाह था, यहाँ क्या करता हम्म, एक वन ऑफ द जस्टिस होता, क्या करता मैं? बोले 12 साल तक आप जाकर देखिए, सिर्फ मेरे पास महाराष्ट्र नहीं था, गुजरात भी था, यहाँ तक अदन का मेरा हिस्सा था। तो वहां लोग करते थे हाँ छागला कोई है। तो ये बात थी, और बड़ी बातें करता था मुझसे, तो बड़ी मोहब्बत हो गई थी उससे। तो ये आदमी थे उस वक्त, ये आते थे। और पंडित नेहरू के जी जिक्र चल रहा है, तो पंडित जी नेहरू के साथ एक बार हुआ ये कि लोकसभा में वोटिंग सिस्टम जो पर्चियां डाल से होता था, हाँ तो हाँ हाँ ऑटोमेटिक सिस्टम की बात चल रही थी। जी तो पंडित नेहरू कोई भी लोकसभा में या संसद में काम होने से पहले पंडित नेहरू को उसका मुआयना खुद किया करते थे। जी तो उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक वोटिंग सिस्टम होना है, तो के पीछे पीछे मैं भी था, मैं ऐसा नहीं कि मैं काम और नहीं करता, मैं भी था ऐसे। एक और हमारे दोस्त के साथ चलने लगे, तो इंजीनियर वगैरह जो रहे थे उनसे बात करने, तो किसी हमारे साथी ने कहा कि स्पीकर साहब कोई बुला लीजिए। जी तो पंडित नेहरू ने उसका देखा, घुड़की दी, जी बोले स्पीकर साहब को, एक तो कहते हैं ऑनरेबल स्पीकर साहब को बुलाया नहीं जाता, उनके पास जाया जाता है, उनसे निवेदन किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि आपके पास वक्त हो तो प्लीज आइए। स्पीकर साहब को बुलाना कहते हैं आप? गए, पीछे से कुर्सी थी, नॉक किया, सिर झुका, सरदार साहब आप क्या 5 मिनट आइएगा? बोले अरे आइए पंडित जी आइए, क्यों नहीं, आइए आइए। तो ये है, बोले ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा, बहुत बड़ी चीज होती है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में इसका इनका तीसरा नाम है। जी हुआ करता था मुझे नहीं मालूम, पहले लोग प्रेसिडेंट, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। और अमेरिका में और ब्रिटेन में अभी भी हैं। आपको शायद याद होगा, जब रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने जी इस्तीफा दिया था, तो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे एग्न्यू एग्न्यू, उसने भी इस्तीफा दे दिया था। अब जी कौन बना? जो जेरल्ड फोर्ड
जो वहाँ प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर थे वो राष्ट्रपति बने। जी तो ये है स्पीकर की दोस्त। और प्राइम मिनिस्टर नेहरू जब तक थे, चाहे वो मावलंकर साहब रहे हों, चाहे अयंगर साहब रहे हों, चाहे सरदार हुकम सिंह जो, इन्हें तीनों स्पीकर्स की बहुत बेहद इज्जत हुआ करती। मावलंकर साहब की बहुत किस्से सुने हाँ, हैं। उनके नाम से दिल्ली में जी उनका हॉल भी बना हुआ, वहाँ बहुत प्रोग्राम्स भी होते थे। मैं भी जाया करता था कई प्रोग्राम्स को देखने मावलंकर हॉल के अंदर। मुझे आज कॉन्स्टिट्यूशन का है मावलंकर हॉल। जी जी मैं जाया करता था, मैं कई बार गया हूँ वहाँ पर, याद है मुझे। जी जी हाँ जी हाँ। तो वो थे, दूसरे अयंगर साहब थे, बहुत अच्छे जी स्पीकर। ये तीसरा सरदार हुकम सिंह जी थे। जी एक बार सरदार हुकम सिंह ने नेहरू जी से कहा, देखिए स्पीकर तभी तक तटस्थ रह सकता है, न्यूट्रल रह सकता है, जब उसको इलेक्शन लड़के ना आना पड़े। जी अब हमें इलेक्शन लड़के आना पड़ता है, तो हमें पार्टी के प्रति समर्पित रहना पड़ता है। हालांकि मैंने स्पीकर बनने के बाद पार्टी से छोड़ छाड़ दी है, लेकिन जी ये एक रवायत बन जाए, परंपरा बन जाए, जैसे कि इंग्लैंड में बनी हुई है, तो यहाँ पे अच्छा रहेगा। जी तो पंडित जी का मैं आऊँगा, बताता हूँ आपको। तो 3-4 दिन बाद हुआ ये कि पंडित नेहरू का सेक्रेटरी और स्पीकर साहब का सेक्रेटरी एक कक्ष में बैठा करते थे पार्लियामेंट में। अब जब अंदर इनर लॉबी की तरफ जाते हैं तो उसके वहाँ थे इनके शायद शेषाद्री थे, पंडित जी सरदार हुकम सिंह के, उनके एन राम थे या राम था कोई नाम उनका नाम। तो उन्होंने कहा कि आपस में तय कर, बोले पंडित जी मिलना चाहते हैं स्पीकर साहब से। ये भी और बता दूं कि पंडित जी ने कभी स्पीकर को अपने कमरे में नहीं बुलाया, पंडित जी खुद आया करते थे स्पीकर से मिलने। बहुत बड़ी बात है, काम बहुत बड़ी बात है। तो स्पीकर को बहुत इज्जत देते थे बहुत। तो उनके कमरे में आए सरदार साहब, वही नाक करके खुद, भाई आइए पंडित जी बैठिए। बोले आपने एक सवाल पूछा था कि यहाँ पर स्पीकर का इलेक्शन क्यों होता है। उसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि इंग्लैंड में स्पीकर तय होता है कि अगली बार स्पीकर कौन बनेगा। यहाँ तो हमारे पता नहीं, पार्टी तय नहीं कि हम अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे, तो स्पीकर कैसे तय कर रहे हैं। सही आप बात है जीत जाएंगे, हमें मालूम है। जी आप पटियाला से लड़ रहे हैं, महाराजा आपके साथ है, आप जीत जाएंगे। लेकिन आप तक तो मैं हूं, मैं तो जी स्पीकर को बना दूंगा। उसके बाद ये अगर रवायत बन जाए वो नहीं हो सकती। जी जी तो जी इसलिए जी मैं माफी चाहता हूँ कि आज हमारी पार्टी है, कल कोई और पार्टी है, और आज मैं रवायत बना दूं कि आ जाए, तो ये हिंदुस्तान में नहीं चल सकता है एक ना, चीज खूबी की पूछना बात। चाहूंगा, एक हमारे मित्र ने एक सवाल किया था, तो अगर जी आप इजाजत दें तो उन्होंने जी पूछा था कि क्या कोई ऐसा वाकया आपका डॉक्टर राधाकृष्णन जी के साथ में हुआ है जहां पर कुछ उनके कुछ एनेक्डोट्स आप बता पाए कुछ, जब वो आपके जब लोकसभा सेक्रेटेरिएट में थे तो वो उस दौरान में वो भारत के शायद मुझे लगता है कि शायद उपराष्ट्रपति थे शायद डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे, और उसके बाद नहीं, फिर वो राष्ट्रपति भी बने थे वो। नहीं मेरी तो नहीं हुई, क्योंकि मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन से मिला था उस वक्त मैं था, जी जब वो थे उपराष्ट्रपति थे। लेकिन जी उनसे जी नहीं जी हुआ था। डॉक्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आपको बता चुका हूँ। जी 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 लेकिन जी जब वो राष्ट्रपति बने, जी तो मैं नहीं, मेरी नहीं, अज्ञे जी से लंबी मुलाकात हुई थी। उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा, क्या बात जी हुई थी, कैसी बात हुई थी। जब मैं पत्रकारिता पे आऊंगा तब मैं बात जी करूंगा। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं। ए, एक सरदार हुकम सिंह जी को एक और दायित्व सौंपा गया था। आपको जी याद होगा कुछ वक्त पंजाबी सूबा का बहुत चक्कर चल रहा था, जी याद है आपको। पंजाबी सूबे का पंजाबी, बहुत बड़ा मुद्दा हाँ, था। बहुत मुराद तो सरदार पहले एक अकाली नेता संत फतेह सिंह ने संत फतेह सिंह अनशन जी किया, जी उनको तुड़वाया सरदार हुकुम, उसकी ड्यूटी लगे सरदार हुकुम, आप जाइए तुड़वाइए। उसके बाद जब भी नहीं मिला पंजाबी सूबा, कुछ नहीं हुआ, आश्वासन मिल गया, और मास्टर तारा सिंह ने अपनी अकाली पार्टी के इसमें विलय कर दिया कांग्रेस में, और सरदार हुकम सिंह जी अकाली से कांग्रेसी बन गए। जी तो मास्टर तारा सिंह फिर बिदक गए, नहीं हमें तो पंजाबी सूबा चाहिए। फिर उन्होंने अनशन शुरू किया, फिर सरदार हुकम सिंह को वहां भेजा कर छुड़वाने की। तो ये जो काम भी किया सरदार हुकम सिंह ने किया। हम्म। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सरदार हुकम सिंह किया करते थे, और उनका आपके साथ तो बहुत, बहुत क्लोज रिश्ता हो गया था उनका।
मेरा दो स्पीकर था जिनका बहुत क्लोज रिश्ता था। एक सरदार हुकम सिंह का, वो मुझे बेटे की तरह समझते थे, और उनके घर भी, चाहे वो उप उप उपाध्यक्ष थे तब भी, और जब अध्यक्ष थे तब भी आया जाता था। और दूसरा डॉक्टर बलराम झाकर के साथ। जी 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 जी। डॉक्टर बलराम झाकर ने तो मेरे बच्चों में ताया के मिलनी की थी। ओ तो, हो, तो बहुत बड़ी हम बात तो है। रिश्ता हम तो रिश्ता जीते हैं सर। और अभी तक जब याद है सब चीज़ों की, तो फिर वो सब करना ही पड़ेगा सब चीज़ें को। तो हमारा हमारा और आपका रिश्ता ही थोड़ा लेट हुआ है। हाँ, वो, और उसका उसका श्रेय जो है आपको नहीं जाता, आपकी पत्नी को जाता है। चलिए यार, आगे बढ़ते हैं, चलिए सर। और अगर वो नाम मेरा लिखा हुआ पढ़ती, और नाम उससे कहती कि मैं अपनी अखबारों में छापना चाहती हूँ, तो शायद पता नहीं क्या चलिए, होता, क्या नहीं आगे होता। चलते हैं, दूसरा परिवार से देखिए। आगे निकलते हैं, जनरल बात करते हैं। नहीं, अच्छा लगता है मुझे। नहीं नहीं, बातचीत का मतलब क्या होता है? नहीं कोई आगे इंटरव्यू तो कर चलते नहीं रहे हैं, हम तो हैं। जी बातचीत कर रहे हैं। जी, आगे दूसरा जो चलते एक हैं। शख्सियत, जो दूसरी एक शख्सियत थी, जब फिरोज गांधी का जब मैं जिक्र कर चुका हूँ, तो दूसरा एक नाम होता है, और छागला साहब का दूसरा नाम आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। जी 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 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी बहुत एंटी नेहरू थे। तो उनसे मेरे मुलाकात हुई थी किसी पर किसी ने कहा था, तो बोले आप जानते तो कि क्या पैसा आता है, कहाँ जाता है, कितना जाता है। मैंने कहा उसके बाद भी तो आप कोई और भी तो बताइए क्या करते हैं। बोले मैंने इनसे कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच और कुछ नहीं तो लूज कन्फेडरेशन हो, एक संग बातचीत चलती रहे। पॉलिटिशियन तो होने नहीं देंगे, आपस में कुछ बातचीत करने का ढंग हो, तो एक ऐसे करो, भारत और पाकिस्तान में करो। तो मैंने इन्हें सलाह दी है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनकी सीट को पड़ेगी, कि मौका मिले तो आप अपने वक्त कहीं पर आप जाएं, ये देखिए कि आपस में कम से कम सांस्कृतिक संबंध तो होने चाहिए आपको कुछ करने। मैंने, और दूसरा, क्या नहीं, ये जोलिया लोहिया जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। उन्होंने उठाया था सवाल की, और कई सारे काम भी करते रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तीसरा उन्होंने कहा जातिवादी, ये जो होता है हर जगह जातिवाद जातिवाद, इस पर भी खत्म होना चाहिए। तो बोले मैं अपने तरीके से करता रहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं पंडित जी हैं। मैंने कहा तो आप भी तो कभी कांग्रेस में थे, आपकी जड़ भी तो कांग्रेस की हैं। बोले वो कांग्रेस और थी और अब की कांग्रेस और है, आप किस कांग्रेस की बात अब कर रहे हैं? मैं तो उनका पदाधिकारी भी था, लेकिन वो हम्म कांग्रेस और है। हम्म एक और जो कांग्रेस से अलग हुए और जो पहले व्यक्ति थे, उनका नाम था आचार्य कृपलानी। हम्म, आचार्य JB कृपलानी, वो भी कांग्रेसी थे। वो जी उनका पहले जो हुआ, तो वो पहले समाजवादी पार्टी की सोशलिस्ट पार्टी बनाई, पहले किया। और पंडित नेहरू को 1963 में जो पहला अविश्वास प्रस्ताव झेलना पड़ा, वो भी उनके अपने बंदे, मतलब JB कृपलानी लाए थे। जी 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 जेबी कृप जेबी कृपलानी लाए थे। और उनका कारण था कि जो 1962 में भारत चीन संघर्ष हुआ या जंग हुई है, उसमें भारत की क्या कमियां थी, उसके ऊपर आप बताइए। और खूब जी पंडित जी की वहाँ उस वक्त छीछा लेदर हुई थी। और खैर, वो अविश्वास प्रस्ताव तो गिरना ही था, गिर गया। लेकिन पहला, हिंदुस्तान के इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव पंडित नेहरू के खिलाफ JB कृपलानी लाए थे। और JB कृपलानी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सांसदों की सम्मान की रक्षा की थी। और उस रक्षा करने के लिए ब्लिट्स के संपादक रूसी करंजिया को लोकसभा में पेश कर दिया था। रूसी करंजिया ने इनके बारे में कुछ ट्रिपल लूजी क्या करके छाप दिया था कृपलानी के बारे में। और ये जानते थे कृपलानी के नेहरू जी का मुंह लगा है, लेकिन उन्होंने विशेषाधिकार समिति में जाके और जब ऐसा करवा दिया कि इनको लोकसभा स्पीकर प्रताड़ित करें। फैसला हो गया, लोकसभा में एक वार बनाई गई, जंगला सा,
जो कि स्पीकर के सामने था, स्पीकर के आसन के सामने था। वहाँ इनको रूसी करंजिया को बुलाया गया। वो अपने वही शान से अपने नीले कोट और टाई में पहन के आए। तो स्पीकर सरदार हुकम सिंह ने पढ़ा, आपने ये सब किया केबी कृपलानी और हमारे सांसदों के सम्मान में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्हें सिर हिलाया। आपने ये क्या, कई तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए, तो सब में सिर हिलाता गया। तो आपको दंडित किया जाता है, आप सुबह से शाम तक यहीं बैठे रहेंगे। तो वो भी लोकसभा में पहला और आखिरी था कि जब एक पत्रकार को, और जो उस वक्त का बहुत बड़ा पत्रकार था, उसको लोकसभा में बुला के एक कटघरे में खड़ा किया गया था और दंडित किया गया था। ये भी उस वक्त की कहानी है जो शायद कम लोगों को मालूम हो, लेकिन मुझे अभी तक याद है। जी। अब इसके बाद आगे लोकसभा सेक्रेटेरिएट में अब कौन सी कहानी है उसके बारे में बताइए। बहुत बहुत कोई और कहानियां हैं। जो आप बताना चाहेंगे, अटल जी के बारे में कुछ अगर कहानियां। कहना चाहें तो आप जरूर कहिएगा। इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ कहना चाहें तो जरूर कह सकते हैं। हाँ, थैंक यू, शुक्रिया आपका, आपने याद दिला दिया। अटल जी का एक बहुत अच्छा भाषण पंडित नेहरू के भाषण के बाद था, शायद विदेश नीति पे था। तो जिस तरीके से ये बोलते थे अटल जी, जी वो तो सब जी प्रभावित हुआ करते थे। जी तो उसका भाषण सुनने के बाद अपने बड़े, जैसे मैंने कहा ना कि पूरी तैयारी के साथ तब आ, चाहे कोई भी, आप चाहे मधुलिमा रहे हों, चाहे नाथ पढ़ रहे हों, चाहे जो भी आदमी था, पूरी उनका तैयारी के साथ आता था। और उसी तरह से मिनिस्टर भी आया करते। उन्हें मिनिस्टरों को मालूम था कि ये जो आज के जो हमारे सांसद हैं ऐसे नहीं है। तो एक दिन भाषण का सुना, बड़े मनोयोग से सुना पंडित जी ने, मतलब सभी ने सुना था, पंडित जी ने मनोयोग सुना। पंडित जी के बारे में यह मशहूर था कि वो कभी लोकसभा मिस नहीं किया करते थे। तो भाषण सुनने के बाद इतने मुतासिर हुए पंडित जी, जब सदन उठ गई तो ये पंडित जी उठ के इनके सामने, इनकी कुर्सी पे आए और इनका पीठ थपथपाई, नौजवान बहुत अच्छा है, बहुत आगे जाओगे, ऐसी मेहनत करते रहो। ये पंडित नेहरू ने कहा। ये मेरी आंखों की देखी बात है, इसलिए ये मत सोचिए मैं घूमते रहता था, मैं घूमता नहीं रहता सब। और एक चीज और पंडित जी जिक्र हो तो एक चीज और सुन लीजिए आप। लोकसभा सेक्रेटरीट में लॉन में पार्टियां, कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, इन लोगों में चाय में पीते पार्टी होती रहती थी। तो हम लोग तीसरे फ्लोर पे रहते थे और ऑफिस जो था, मतलब कमरा था तीसरे में, तो हम लोग देखते रहते कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कैसे। तो पंडित नेहरू जी का जो आप लाल बहादुर शास्त्री के चेहरे कंधे पे जो आप फोटो देखते हैं, वो हमारे आंखों के सामने हुआ था, जो है कर सकते हैं। ये तो तीसरा एक उसी वक्त कभी कभी अपनी इंदिरा गांधी भी आती थी, जी तो फिरोज गांधी को देखा, पीछे से मारा और आगे चली गई। तो इस तरह की मजाहिया चीजें भी हम देखा करते थे। और इंदिरा गांधी को तो हम INB मिनिस्टर भी मिले हैं। वो मेरी बहन के घर आई थी, उनको जब सम्मान हुआ था साहित्य कर्मी, तो और मेरी बहन प्रभजोत जी ने नेहरू जी की निधन पर एक वसीयत लिखी थी, ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे देशवासियों, पंजाबी में थी, जो मैंने हिंदी में की थी, मुझे याद नहीं कितनी थी। वो उनको इंदिरा गांधी को मेरे सामने समर्पित की थी। तो ये भी कहानियां बहुत हैं। अभी तो वही मैं लोकसभा की कहानियां बहुत बना सकता हूँ, अगर आप हम एक काम इजाजत दें। करेंगे। नहीं बिल्कुल, हम अगर लोकसभा की आप कहानी इजाजत तो देंगे तो। नहीं नहीं इजाजत नहीं सर, हमारा सौभाग्य है तो। और हम लोकसभा की बातें भी मिक्सअप करके चलेंगे और अगले अंकों में भी जब आएंगे तब भी उनको मिक्सअप करके चलेंगे हम उसके अंदर। ऐसा नहीं कि हम लोकसभा को छोड़ देने वाले, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो बार बार हमारे सामने आएंगी, वो उसके एनेक्डोट्स जो सामने आएंगे आपके थ्रू ही आएंगे। लेकिन साथ में एक दूसरी यात्रा को भी साथ लेके चलते हैं। जब आगे जी से आपकी मुलाकात होती है तो वो आपको फिर शायद लोकसभा से निकाल कर दिनमान में ले जाते हैं। तो यहाँ से हम एक नई यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन लोकसभा की यात्रा साथ साथ अगले अंकों में भी चलती रहेगी। जैसे 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 कुलदीप नारायण आगे होम मिनिस्ट्री में इंफॉर्मेशन अफसर थे, वो पहले आकर हमें मिला करते थे। जी ऐसे
जो एमपी थे कुछ, जैसे कि चिंतामणि पानीग्राही एक थे, वो बाद में राज्य मंत्री बन गए। वो उनकी हैंडराइटिंग ऐसी कागज पे हुआ करती थी, हमारे ब्रांच में आया करते थे लिव, कि आप एक पोस्ट कार्ड से A4 का पेज पूरा बनाते, ऐसा वो लिखते थे। एक यूसी पटनायक हुआ करते थे, वो हमारे ब्रांच में आया करते थे। वो जाने से पहले गुड डे हंसते मुस्कुराते थे। तो बहुत चीजें ऐसी हैं। और मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ लोकसभा में काम करने का, कि मुझे किसी ने मना नहीं किया कि आपको, जब मैं पत्रकारिता में चला गया तो किसी ने मना नहीं किया कि आपको हम इंटरव्यू नहीं देंगे। और बल्कि कुछ लोग तो रहते, मैं उनको फोन करता तो बोले आ जाओ। जो जी मैं बात अभी और बताने वाला हूँ आपको, जो लोकसभा के दिन है, वो मेरा रेडियो और दूरदर्शन से जुड़ना। जी रेडियो में भी मुझे पहले कहानी वार्ता ने बुलाया। हिमेंद्र थे हुआ करते, मधुमालती थे, जो मैं कहानीकार भी हुआ करता था, पानी पढ़ाता था। उन्होंने मुझे पंजाबी से भी बुलाया, पंजाबी वार्ता में बुलाया गया, अंग्रेजी वार्ता में बुलाया गया। और ये भी मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी के जरिए दूरदर्शन में भी गया। और उस वक्त मैंने दूरदर्शन में कार्यक्रम किए जब एडिटिंग मना हुआ करती थी। एडिटिंग हमारे पास ही नहीं है। तो आपको इतना ही बोलना था, ऐसे ही बोलना था कि ज्यों का ज्यों जाना है। तो इसलिए आपको भाषा पे भी नियंत्रण रखना पड़ता था, क्योंकि एडिटिंग का कहीं स्रोत नहीं थे। मैं 1900 वही 57-58 की बात कर रहा हूँ, 59 की बात कर, 59, हाँ 59 में तो आया था ये। उसके बाद 60-61 की, 59 में तो ये आया था, 60-61 की बात कर रहा हूँ। और मेरे पास टीवी सेट नहीं था घर में। मैं उस अपने प्रोग्राम को देखने के लिए देवनगर में खालसा कॉलेज के प्रोफेसर हरबंस सिंह चावला को लेकर गया। उनका अंदर होटल वो खुलवाया, उसमें देखा कि टीवी मेरा आया। तो एक ये भी हमारी उस दौर की बात। मतलब रेडियो दूरदर्शन से जुड़ना भी लोकसभा में रहते हुए मेरा हुआ। तो लोकसभा की कितनी कितनी देन है। लोकसभा में बिल्कुल राजे महाराजे जो मिले मुझे, चाहे वो गायत्री देवी मिली हूँ, चाहे तारकेशी सिंह मिली हूँ, और जो जो मिला हो, महेंद्र रानी महेंद्र कौर मिली हूँ, अमरिंदर सिंह की माता जी, तो बहुत है। और ये जो मैं लेके चला था अपने साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि पत्रकारिता में मेरे लिए तो जो आम लोग नहीं पहुंच जाते थे, या मेरे संपादक भी हाथ उठा देते थे कि नहीं हमसे नहीं हो पाता, मैं क्या कर लिया करता था। ये थैंक्स टू लोकसभा। लोकसभा के जो जैसे, आपके लिंक्स थे सारे। हाँ, जी जैसे मतलब भुट्टो से मिलके पीलू मोदी आए। जी पीलू मोदी की मुलाकात इंदिरा गांधी से ज्यादा हुई भुट्टो के साथ। पीलू मोदी ने क्या बात की, संपादक और सब लोग भूल गए। नहीं, मुझे मिल गया मौका और कवर स्टोरी बनी। और वो ऐसी दोस्ती कि जन्म, मतलब आजीवन रही। उसने अपनी किताब लिखी, जुल्फो माई फ्रेंड, जुल्फी माई फ्रेंड, मेरी अपने हाथ से दिए, मेरे पास अभी वो रखी है। ऐसे ही मैंने कभी मान लो अटल जी को फोन किया, कभी मैंने हरकिशन सिंह सुरजीत को फोन किया, कभी मैं इंदर गुलाल को फोन किया कि मैंने कहा भाई मैं ये स्टोरी कर रहा हूँ, मुझे आपका चाहिए, बोले आ जा। चाहे मैं इंद्रजीत गुप्ता जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे उनको फोन जी करता हूँ। जी जी ये जो रिलेशन, अब राव वीरेंद्र सिंह थे जी जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, तो मतलब ऐसे कुछ एक रिलेशन बन गया मुझे, कि मुझे किसी भी मना नहीं किया। वो चाहे मंत्री बन गए, चाहे प्रधानमंत्री बन गए। अब जी 83 की बात है, मैं न्यूयॉर्क में था। तो पंडित जी ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी की बोलने गए हुए थे। तो मेरा सारू कहने लगा आओ चलते हैं। तो जब वो भाषण खत्म हुआ, अंग्रेजी में बोल रहे थे, जब भाषण खत्म हुआ तो उन्होंने कहीं दूर से मुझे देख लिया। तो किसी का रोको इसको, तुम आए मेरे पास, क्यों दिल्ली में नहीं मिल सकते? मैं कहा "जी, आपसे मिलने यहाँ आ गया"। मैं कहा पंडित जी अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो? बोले ये देख रहे हो गोरिये चमड़े भी हैं, इनको तो सुनना है। और ये जो हमारे हिंदुस्तानी आ गए, ये तो अंग्रेज कम थोड़ी हैं। तो उनके तो ये जो रिलेशन थे ना, आप कहीं भी चले जाएं आप पहचाने जाते थे। बिल्कुल। अब हम आते हैं इस प्रोग्राम के अंतिम चरण में, और जी बातें इतनी हैं कि मैं बता नहीं सकता दर्शक मित्रों, लेकिन उसके लिए हम तीसरे भाग में जाएंगे। अभी ये दूसरा भाग चल रहा है त्रिलोक जी के साथ में, क्योंकि यादों का जो एक हमारा ज़ख़ीरा हमारे साथ है, जो खजाना साथ में है, ये 2 अंकों में तो समाप्त हो नहीं सकता, तो अगले और कई अंकों तक चलेगा ये। अब हम अंतिम चरण में आते हैं। तो इस अंतिम चरण में
आप दर्शक मित्रों को क्या बताना चाहेंगे त्रिलोक जी? किसी चीज को समझिए जी, तो गहरी होकर समझिए, जी, परिश्रम के साथ समझिए। परिश्रम आप अपने लिए करते हैं, उसका कहीं कोई विकल्प नहीं होता। और मुझे जो लोकसभा ने दिया है उसके आगे जो पत्रकारिता मुझे मिला है, या किसी भी तरह के, चाहे वो रेडियो की पत्रकारिता हो, चाहे लेखन की प्रिंट पत्रकारिता हो, जो 24 वर्ष तक मैंने पत्रकारिता की दिनमान में रह के, और ये मेरी जो मेहनत थी लोकसभा वाली, वो काम आई। जी, और चाहे वो अज्ञे रहे हों, चाहे रघुवीर सह रहे हों, या उसके बाद जो संपादक रहे हों, ये लोकसभा जो मेरा वर्क था वो तब तक रहा जब तक कि लोकसभा लोकसभा थी, जब तक सब कुछ खुला था, खुले मन से जी, लोग मिलते थे। ये कोई नहीं कहता था कि हम नहीं मिलते या हम सांसद को मिलना मुश्किल होता था। मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई, ऐसा मैं मानता हूँ। और जिस जिसका मैंने इंटरव्यू करना चाहा, जिस प्राइम मिनिस्टर का मैंने इंटरव्यू करना चाहा, चाहे वो नेहरू जी से बात हुई हो, चाहे शास्त्री जी से हुई हो, चाहे इंदिरा जी से हुई हो, चाहे राजीव जी से हुई हो, मुझे कभी कमी नहीं है। चाहे अटल जी से हुई हो, चाहे इंदिरा कुमार गुजराल से हुई हो, मुझे कहीं पीछे मुड़ कर नहीं देखना पड़ा था। और किसी पार्टी से, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी रही हो, चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट रहे हो, चाहे हरकिशन सिंह सुरीत रहे हो, चाहे इंद्रजीत गुप्ता रहे हो, चाहे प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी रहे हो, मुझे हर एक का प्यार मोहब्बत मिला, क्योंकि मैं सिर्फ काम के लिए जाता था, काम की ही बात करता था, नथिंग पर्सनल। बिल्कुल कमिटमेंट सही। मैं अपने प्रोफेशन के प्रति था। और जो आदमी अपने प्रोफेशन के प्रति सजग रहता है, कमिटेड रहता है, तो यकीन जानिए कहीं उसे कमी नहीं आती, कहीं उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। यही मैं बिल्कुल, कहना बिल्कुल जी, बाबा जी की बहुत मेहर रही है आपके ऊपर और उसका थोड़ा-सा प्रसाद हमें भी चखने को मिल रहा है, आपके इन वचनों के द्वारा। और दर्शक मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ, चूँकि समय की बाध्यता होती है चैनल की भी और हमारे मेहमानों की भी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करेंगे। शुक्रिया अदा करेंगे त्रिलोकदीप जी का कि वो कीमती वक़्त निकाल के हमारे साथ आए और इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी वो इसी प्रोग्राम के तीसरे भाग में वो हमारे सामने फिर से आएँगे। बहुत सारी मेमोरीज़, बहुत सारी यादें, उनका खज़ाना आपके सामने फिर से पेश किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं त्रिलोक जी से लूँगा विदा और उनका करूँगा शुक्रिया अदा कि उन्होंने कीमती समय निकाल कर न्यूज़ वर्ल्ड के साथ जुड़ने का हमारा है। जो जज़्बा दिखाया, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। दर्शक मित्रों, चलते हैं, विदा लेते हैं, जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। धन्यवाद आप सबका।